सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बायोलॉजी का 6वां लेसन चल रहा था और 6वें लेसन में मेनली पढ़ रहे थे अपन पादपों में जल का अवशोषण। और पादपों में जो जल का अवशोषण होता है उस अवशोषित जल का मार्ग क्या होता है, कौन से मार्ग से वो अवशोषित जल प्रवाहित होता है। अपन ने देखा था कि जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः मृदा से अपने जल की पूर्ति करते हैं और उस मृदा में पाए जाने वाले केशिका जल का वो अवशोषण करते हैं। फिर उसके बाद में देखा था अपन ने कि अलग अलग पौधों में जल अवशोषण के लिए जो अंग होते हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं जिनमें शैवाल और कवक आते हैं, इन शैवाल और कवकों के संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं जल अवशोषण में भाग लेती हैं। अर्थात उन पादपों के अंदर, शैवाल और कवकों के अंदर शरीर का संपूर्ण भाग जल अवशोषण की क्रिया में भागीदार होता है। उसके बाद बताया था मैंने कि जो ब्रायोफाइट्स जो पादप होते हैं, जो उभयचर जो पादप होते हैं, उन ब्रायोफाइट्स और उभयचर पादपों के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है और उस विशेष संरचना को जड़ न कह करके और उसे कहते हैं मूलाभ, या उसे कहते हैं अपन मूलाभास। मूलाभास को इंग्लिश में राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। फिर अगर अपन देखें आगे तो ब्रायोफाइट्स के बाद में आता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद में आता है जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद में आता है एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये विकसित कैटेगरी के, विकसित श्रेणी के पादप होते हैं जिनमें जल अवशोषण के लिए जड़ पाई जाती है और जड़ों के द्वारा ही पादप मृदा जल का अवशोषण करता है। फिर बाद में यह भी बताया था मैंने कि सामान्यतः पौधे जो होते हैं वो मृदा में पाए जाने वाले केशिका जल का अवशोषण करते हैं। कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल का। कैपिलरी जो वाटर होता है उस कैपिलरी वाटर को ही पादप अवशोषित कर पाता है। बाकी जो मृदा में पाए जाने वाला जल होता है उसे पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है। और यहां से कंपटीशन में कई बार प्रश्न आ भी जाता है और प्रश्न पूछता है कि निम्न में से, जैसे अलग अलग प्रकार का जल बताता है वो, एक वाहित जल बता दिया, एक गुरुत्वीय जल बता दिया, एक भूमिगत जल बता दिया, गुरुत्वाकर्षण जल बता दिया और एक केशिका जल बता दिया। ऐसे कई टाइप के जल आपको देगा वो, और ये पूछेगा कि इनमें से कौन से जल को पौधा अवशोषित करता है। तो सामान्यतः पौधा अवशोषित करता है केशिका जल को। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में अपन ने एक जड़ का डायग्राम देखा था और जड़ के मैंने बताए थे कि जड़ में 2 भाग होते हैं, एक तरुण भाग होता है और एक परिपक्व भाग होता है। तो जल अवशोषण के अंदर जो जड़ का तरुण भाग होता है वो ही भागीदार होता है। परिपक्व भाग के द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसका मैंने कारण बताया था कि परिपक्व भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की भित्ति के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। लिग्निन के जमाव को कहते हैं लिग्नीकरण और सुबेरिन के जमाव को कहते हैं सुबेरिनीकरण। लिग्निन और जो सुबेरिन होता है वो जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है और अपारगम्य होने के कारण जल अवशोषण में वो परिपक्व क्षेत्र योगदान या भागीदार नहीं होता है। उसके बाद में देखा था अपन ने कि जड़ का जो तरुण क्षेत्र होता है, जो तरुण भाग होता है, वो तरुण भाग 5 भागों में बटा होता है और उसमें पहला बताया था मैंने आपको मूल गोप। और मूल गोप जो होता है वो एक टोपीनुमा संरचना का बना होता है और ये मूल गोप उस जड़ के शीर्ष भाग को मिट्टी के कणों के घर्षण से बचाने का कार्य करता है, अर्थात वो सुरक्षा का कार्य करता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि जैसे जो जलीय पादप होते हैं
उन पादपों के अंदर मूल मूल रूट कैप नहीं होता है, मूल गोप नहीं होता है, बल्कि उस मूल गोप के स्थान पर एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसे मूल पॉकेट कहते हैं, रूट पॉकेट कहते हैं। और उस रूट पॉकेट के अंदर वायु भरी होती है और वो वायु उस जड़ को पाने के अंदर तैरने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। फिर अपन ने देखा था जड़ का शीर्ष भाग, और जड़ का शीर्ष भाग होता है वो कोमल होता है और विभज्योतकी कोशिकाओं का बना होता है और ये रूट कैप के द्वारा ढका होता है। फिर उसके बाद में आता है वर्धी क्षेत्र या विभाजनशील क्षेत्र, और जो विभाजनशील क्षेत्र जो होता है उसकी कोशिकाएं विभज्योतकी होती हैं और वो विभज्योतकी कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं, विभाजन करती हैं और इन्हीं इसी क्षेत्र की कोशिकाओं के द्वारा जड़ की वृद्धि होती है। और उसके बाद में बताया था मैंने आपका इलोंगेशन भाग, या जिसे अपन विवर्धन क्षेत्र भी कहते हैं। और जो विभेदन क्षेत्र होता है, ये विवर्धन क्षेत्र की कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं और लंबाई में बढ़ने के कारण से जड़ की लंबाई भी बढ़ती है। उसके बाद में बताया था मैंने एक बताया था मूल रोम क्षेत्र, और मूल रोम क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर असंख्य क्षेत्र में रूट हेयर पाए जाते हैं, मूलरोम पाए जाते हैं, और मूलरोम वाला जो भाग होता है वो ही मुख्य रूप से जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। फिर उसके बाद में आता है परिपक्व क्षेत्र, और परिपक्व क्षेत्र किसे कहते हैं, परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाएं एक निश्चित आकार आकृति ग्रहण कर लेती हैं और वो कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं परिपक्व क्षेत्र। यहां तक की बातें अपन कर चुके थे। अब आता है जल अवशोषण की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। आज का पॉइंट है अपना, आज का पॉइंट है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि, जिसे अपन कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी पौधों के अंदर जल का अवशोषण कैसे होता है, कैसे जड़ें अवशोषित जल का अवशोषण कर पाती हैं, इसकी क्या क्रियाविधि है, मैकेनिज्म क्या है। तो इस क्रियाविधि को किसने समझाया था, कितने प्रकार की होती है, तो देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति हुआ था क्रेमर, एक क्रेमर नामक व्यक्ति था, और इस क्रेमर ने जल अवशोषण की जो क्रियाविधि थी, या जल अवशोषण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। और किसके अकॉर्डिंग, क्रेमर के अकॉर्डिंग। दो प्रकार में देखिए, क्रेमर के अनुसार या क्रेमर के अकॉर्डिंग जल अवशोषण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। अब देखो, इसमें पहला आता है निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। और इस निष्क्रिय जल अवशोषण को अपन इंग्लिश में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है। सेकंड आता है, वो है सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण, और इसे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, जो निष्क्रिय होता है, सबसे दो प्रकार हो गए, एक निष्क्रिय हो गया और एक सक्रिय हो गया। किसके अकॉर्डिंग है ये क्रेमर के अनुसार है। इसको अपन एक एक को देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पहला लेते हैं अपन निष्क्रिय जल अवशोषण। इसे ध्यान रखना, एक नाम और है
निश्चेष्ट जल अवशोषण भी कहते हैं। इस निष्क्रिय जल अवशोषण का ही दूसरा नाम है निश्चेष्ट। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द डाल देता है निश्चेष्ट। क्लियर? और इसको अभी बताया था मैंने, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेसिव। क्या कहते हैं? पेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। यहां पर आपके बुक के अंदर हल्का सा पहले दे रखा है निष्क्रिय अवशोषण और जल अवशोषण के बारे में, और फिर उनकी क्रियाविधि दे रखी है, पहले निष्क्रिय अवशोषण की और फिर सक्रिय जल अवशोषण की। अपने यहां पर डायरेक्ट अपन पढ़ते हैं पहले निष्क्रिय और फिर सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। क्लियर? अब यहां देखिए, अधिकांश जो पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे होते हैं, उन पौधों में जल अवशोषण का अधिकांश भाग इसी प्रकार से अवशोषित किया जाता है। यानी पादपों के द्वारा जितना जल अवशोषण किया जाता है उसमें से 96 से लेकर के 98% जल का अवशोषण निष्क्रिय प्रकार से होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ज्यादातर पौधों के अंदर, अधिकांश पौधों में ऐसा होता है कि जितना जल अवशोषित किया जाता है उस जल का लगभग 96 से लेकर के 98% जो जल अवशोषित किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर पौधों में 96 से लेकर के 90% जो जल होता है, इस जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? निष्क्रिय प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? निष्क्रिय रूप से होता है। क्लियर? अब बात आती है कि निष्क्रिय इसको निष्क्रिय क्यों कहा, कारण क्या है इसका? तो इसका मेनली ये कारण है कि इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। फिर आप ये कहोगे कि साहब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर जल का अवशोषण कैसे होता है? तो यहां पर इस प्रकार के जल अवशोषण में जल अवशोषण के लिए आवश्यक जो बल होता है या जो खिंचाव होता है, ये पौधे के वायवीय भाग में उत्पन्न होता है। ये खिंचाव कहाँ उत्पन्न होता है? पौधे के वायवीय भागों में। और वायवीय भागों का मतलब सीधा सा है कि पत्ती की सतह में उत्पन्न होता है। अब बात यह आती है कि जो पत्ती की सतह होती है, पादप जो पत्ती होती है, उस पत्ती की सतह के अंदर एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है और वो खिंचाव बल पत्ती से होता हुआ स्तंभ में आता है और स्तंभ से आता है वो जड़ में, और फिर जड़ जो होती हैं वो उस जल का क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। यहां पर देखिए, मेनली जो खिंचाव या बल उत्पन्न किया जाता है, ये बल उत्पन्न होता है वाष्पोत्सर्जन से। किससे उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न होता है। अब वाष्पोत्सर्जन से जो बल उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाऊं आपका, यहां देखो आप, जैसे मान लीजिए ये तना है और ये एक शाखा है, और शाखा की मान लीजिए ये एक पत्ती है, ये पत्ती है, और ये मान लीजिए ये जड़ है नीचे, ये क्या है? जड़ है। ठीक है। अब ये जो पत्ती होती है ना, इस पत्ती की सतह में, इस पत्ती की कोशिकाओं में जो जल होता है, वो जल क्या करेगा? जैसे ही प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरते ही इसका क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण से ये जल क्या हो जाएगा? बाहर उड़ जाएगा। अब बाहर उड़ेगा तो इस पत्ती की कोशिकाओं में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी होने के कारण से ये जो पत्ती की कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं इस पत्ती की शिरा से जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। और पत्ती की शिराओं में जल की कमी के कारण एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है, एक तनाव बल उत्पन्न होता है, और वो तनाव बल इस पत्ती की शिराओं से तने के स्तंभ में आ जाता है, और तने के स्तंभ से वो खिंचाव बल कहाँ जाता है? जड़ में आ जाता है। और जड़ में आए हुए खिंचाव बल के द्वारा उस मर्दा जल का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये कहा गया कि जब किसी पौधे में जल अवशोषण करने वाला जो कारक होता है, जो खिंचाव बल होता है, वो यदि वायवीय भाग में पाया जाता है और इसमें जड़ें निष्क्रिय रूप से कार्य करती हैं, जड़ों का इनमें कोई योगदान नहीं होता है,
तो इस प्रकार के जल अवशोषण को क्या कहते हैं अपन? इस प्रकार के जल अवशोषण को निष्क्रिय जल अवशोषण कहा जाता है। अब आपको यह भी पता होगा, इसका क्या पता चले कि ये जो इससे जल अवशोषण वाला जो वाष्पोत्सर्जन का आकर्षण बल है वो पत्ती में उत्पन्न हुआ है, ये क्या पता चले? या अपन कैसे कह सकते हैं कि जल अवशोषण का जो बल होता है, जो तनाव बल होता है, जो खिंचाव बल होता है, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण से उत्पन्न हुआ है, ये क्या पता चले? तो ये देखा गया है कि जब जब जिन पौधों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उनमें जल अवशोषण की क्रिया भी क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो जल अवशोषण की दर भी बढ़ेगी, जब वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अवशोषण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है तो वो खिंचाव बल भी क्या होगा? बढ़ेगा, और उस खिंचाव बल के कारण तेजी के साथ जल का क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होता है। और जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है, वाष्पोत्सर्जन की रेट कम हो जाती है, तो खिंचाव बल भी कम होगा, और खिंचाव बल कम होगा तो मुर्दा जल का अवशोषण कम होता है। तो इस प्रकार के अपन यदि अवशोषण की बात करें तो ये जो अवशोषण होता है ये निष्क्रिय प्रकार का होता है, और इस प्रकार के अवशोषण में जड़ें निष्क्रिय होती हैं। इसमें केवल कार्य कौन करता है? इसमें पत्ती में पाए जाने वाला वाष्पोत्सर्जन ही कार्य करता है। तो ये शायद मेरे को लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड लेते हैं अपन, सक्रिय जल अवशोषण। दो नंबर है सक्रिय जल अवशोषण, या इसे कहते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब ये उसका उल्टा हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि उस जल को अवशोषित करने वाला या जल का अवशोषण करने वाला कारक पत्तियों में होता है, और जड़ें निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उल्टा होता है। देखिए, ये कुछ पौधों में ही पाया जाता है, और पौधे जितने जल का अवशोषण करते हैं उनमें से केवल 2 से 4% जल ही सक्रिय रूप से अवशोषित किया जाता है। जबकि अभी मैंने बताया था कि 96 से लेकर के 98% जल का अवशोषण किया जाता है निष्क्रिय रूप से। तो 96 और 98 तो निष्क्रिय रूप से हो गया, तो बाकी कितना बचा? 2 से लेकर के 4% जल का अवशोषण सक्रिय रूप से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के 4% जल का जो अवशोषण होता है ये कौन सी विधि से किया जाता है? सक्रिय रूप से किया जाता है, सक्रिय रूप से किया जाता है। क्लियर? अब बात ये आती है कि इस प्रकार का जो जल अवशोषण होता है, सक्रिय जो जल अवशोषण होता है, इसमें जल को अवशोषित करने वाला जो बल होता है, जो तनाव होता है, जो आकर्षण बल होता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये जड़ में उत्पन्न होता है। जड़ में उत्पन्न तनाव या बल द्वारा जल अवशोषित होता है। यानी जल का अवशोषण करने वाला या जल को खींचने वाला जो तनाव होता है, जो बल होता है, वो कहाँ उत्पन्न होता है? जड़ में उत्पन्न होता है। बात यह भी आती है कि इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की पूर्ति कहां से की जाती है? एटीपी से की जाती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह देखा गया है कि जनरली जैसे जड़ होती है, अभी मैंने बताया था, डायग्राम बनाया था आपका, जैसे देखिए ये, जैसे मान लीजिए ये तना है और ये जड़ है, और मान लीजिए शाखा है, और ये पत्ती है। ये क्या है? पत्ती है। ठीक है। अब यहां पर ये जड़ की कोशिकाएं होती हैं,
ये जड़ की कोशिकाएं होती हैं, और ये मान लीजिए ये तने का जो जाइलम है उसकी कोशिकाएं हैं, और ये शाखाओं की हैं, और ये पत्ती की मध्य शिरा का जाइलम है। क्लियर। अब ये जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं, जो जड़ की जो कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं में, जड़ की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन क्रिया होती है, और श्वसन क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? एटीपी। ठीक है।